नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ के साथ। सबसे पहले बात करते हुए गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड एक और बार अपनी हाईएस्ट लेवल्स टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, अपने हाईएस्ट लेवल्स के पास काफी करीब नजर आता हुआ दिख रहा है। एक रिकॉर्ड हाई पर यूएस डॉलर टर्म्स में ये पहुंचा है। सिल्वर 14 ईयर के हाई पर पहुंच गया है। तो दोनों ही मेटल्स काफी तेजी से अगेन अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक 4 मंथ हाई गोल्ड में देखने को मिला एंड इट इज हार्डली $30 बिलो जो उसका ऑल टाइम हाई लेवल था उससे। मेनली बिकॉज फेडरल जो यूएस फेडरल रिजर्व है वो रेट कट्स की बेट्स के बातें कर रहा है। यूएस डॉलर थोड़ा सस्ता होने लगा है कंपेयर टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड सिल्वर भी एक लेवल ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है जो 14 साल पहले सिल्वर ने लास्ट किया था। तो स्पॉट गोल्ड जो है वो कल 0.7% से बढ़ता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट $3,500 पर आउंस के लेवल्स पर वो पहुंच रहा है, जो जो लेवल पर अप्रैल में गोल्ड के प्राइसेस पहुंचे थे। सिल्वर के प्राइसेस स्पॉट मार्केट में सिल्वर के प्राइसेस कल 2.3% से बढ़ गए। तो काफी तेजी सिल्वर के प्राइसेस में करंटली दिख रही है, जो उसके हाईएस्ट लेवल्स है सिंस सितंबर 2011। तो 14 साल के बाद उस हाई लेवल्स पर यह पहुंचा है। तो सिल्वर में जो मूव दिख रही है वो इन रिस्पॉन्स माना जा रहा है मेनली टू लोअर रेट्स जो एक्सपेक्टेड है शायद आने वाले समय में होंगे। फेडरल रिजर्व की तरफ से थोड़े से इंडिकेशंस दिखने शुरू हो गए हैं कि आने वाले महीनों में शायद वो एक और रेट कट करेंगे। एंड जो टाइट सप्लाई दिख रहा है करंटली सिल्वर का, तो उस वजह से जो बायस है टुवर्ड सिल्वर तो वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसी वजह से उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगली न्यूज है रिगार्डिंग BYD। तो BYD जो चाइना की ईवी मेकर कंपनी है, ऑटो मेकर OEM कंपनी है, उसने सेकंड कंसेक्यूटिव मंथली ड्रॉप इन प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया है, विच इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2020। तो BYD के जो प्रोडक्शंस है वो कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक दूसरे स्ट्रेट मंथ में गिरते हुए दिखे हैं। जो लाइक आई सेड पहला उनका कॉन्ट्रैक्शन है सिंस 2020, जो एक और साइन दिखा रहा है कि चाइनीज ईवी जायंट जो है BYD वो थोड़े ब्रेक्स लगा रहा है उनके मैसिव एक्सपांशन प्लान्स पे। ईयर लॉन्ग एक्सपांशन प्लान्स उनके जो दिखे हैं उसमें थोड़ा सा ब्रेक दिखता लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट ईवी प्रोड्यूसर है BYD। उन्होंने जो कल कुछ आंकड़े रिपोर्ट किए उसके मुताबिक 3,50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन्होंने लास्ट मंथ में बनाए, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड प्लग इन हाइब्रिड्स इसमें आते हैं। तो इट इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 4% फ्रॉम अ ईयर फ्रॉम द लास्ट मंथ फ्रॉम द लास्ट ईयर सेम मंथ, अकॉर्डिंग टू जो मंथली फाइलिंग उन्होंने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में दी। इससे पहले पिछले मंथ में यानी जुलाई के मंथ के लिए उनका 0.9% ड्रॉप ऑलरेडी था। तो लास्ट टाइम जब ये हुआ दैट वाज ड्यूरिंग कोविड मंथ्स, उसके बाद पहली बार ये हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक जून में उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि BYD जो बिगेस्ट राइवल है टू टेस्ला वो कुछ स्लोइंग डाउन दिखा रहा है उनके प्रोडक्शन के पेस में। कुछ फैक्ट्री के शिफ्ट्स उन्होंने कम कर दिए चाइना में, एंड जो नए प्रोडक्शन लाइंस भी वो लाने वाले थे वो प्लान्स भी उन्होंने डिले कर दिए थे। अगर हम उनके चाइना के सेल्स की बात करें तो वो अराउंड 14% से गिर गए हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केट कंपनी के लिए बढ़ गया है BYD के लिए, लेकिन चाइना मार्केट इज शोइंग साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। BYD के सेल्स यूरोप में काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, जो ना सिर्फ टेस्ला के लिए एक मेजर हर्डल है बट बाकी सारे जो लेगेसी OEM कंपनीज है जो यूरोप में ऑपरेट करते हैं उनके लिए एक बड़ा हेडेक BYD ने क्रिएट किया है। लेकिन चाइना सेल्स ही मेनली BYD का हार्ट है, राइट। इट इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल सेल्स BYD के वो चाइना से आते हैं। तो चाइना का जो मूड रहेगा वही BYD कंपनी ओवरऑल डिस्प्ले करेगी, एंड इसी वजह से करंटली प्रोडक्शन कम हो गया है बिकॉज चाइना से डिमांड उनकी कम हुई है। रिसेंटली उन्होंने कुछ नंबर्स भी रिपोर्ट किए, तो क्वार्टरली प्रॉफिट्स उनके गिरे हैं फर्स्ट टाइम इन 3.5 years। तो ये दिखा रहा है कि कैसे प्रेशर टू स्टे कॉम्पिटिटिव ये अब BYD जैसे जायंट पर भी एक बड़ा असर कर रहा है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा कल सामने आया। GDP के नंबर्स तो फ्राइडे को आए थे सामने, बट कुछ और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा सामने आया है जो ओवरऑल एक मिक्स्ड व्यू दिखा रहा है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, कुछ इंडिकेटर्स जो है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे, काफी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो जो डेटा आया है अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन एंड इंडस्ट्री, उसके मुताबिक काफी अच्छा रेजिलियंस दिख रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है PMI नंबर फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो बढ़ गया है टू 59.3, जो उसकी हाईएस्ट लेवल है सिंस 2008। तो इट इज मार्जिनली अबव द लास्ट मंथ्स नंबर, जब
जुलाई का मंथ था उसमें 59.1 था, वहां से ये 59.3 हुआ है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट जीएसटी के जो रेवेन्यूज है उसमें जो ग्रोथ का रेट है वो थोड़ा सा कम होता हुआ अब नजर आ रहा है। तो कलेक्शंस अगस्त के मंथ में स्टूड एट 1.86 लाख करोड़, जो सिर्फ 6.5% की ग्रोथ है कंपेयर टू द सेम मंथ ऑफ लास्ट ईयर। ओवरऑल ये थोड़े ईज होते हुए दिख रहे हैं जुलाई के मंथ से भी। तो जुलाई के मंथ में जो टोटल कलेक्शंस थे वो 1.96 लाख करोड़ थे, वहां से 1.86 लाख करोड़ ये हो गए हैं। इसके बावजूद रेवेन्यूज जीएसटी से आने वाले अभी भी 1.8 लाख करोड़ के मार्क के ऊपर है फॉर द 8th कंसेक्यूटिव मंथ। तो चाहे ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हुई होगी जीएसटी कलेक्शन की, बट इट इज नथिंग टू वरी अबाउट राइट नाउ एज पर दीज नंबर्स। जीएसटी रेशनलाइजेशन की जो न्यूज़ है वो एक्सपेक्टेड है कि इससे शायद डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वो डिले हो जाएगा, क्योंकि थिंग्स लाइक कार्स, राइट, जहां पर कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जीएसटी यहां पर घट जाए, तो सारे ही कंज्यूमर्स अपना जो परचेज है वो डिले करेंगे, ताकि जीएसटी अगर इंप्लीमेंट हो जाए, कम जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाए, तो तब जाके हम खरीदेंगे कार। तो इससे डिस्क्रिशनरी जो कंजम्पशन है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आना एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इससे जॉब क्रिएशन का भी स्लो डाउन आ जाएगा आगे देखते हुए, अगर ये डिले जो है ये बढ़ता गया अबाउट जीएसटी रैशनलाइजेशन। बाकी कुछ नंबर्स अगर हम देखें तो कोल इंडिया, जो वन ऑफ द की कोल सप्लायर्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के पैटर्न्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं, उन्होंने 9.4% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रिपोर्ट किया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एंड अब ये 50 मिलियन टन्स के ऊपर का प्रोडक्शन उन्होंने किया है। बट जो कार मेकर्स है दे आर अगेन फेसिंग अ डिसअपॉइंटिंग मंथ ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट। इसकी बात हम आगे स्टॉक वाइज न्यूज में करेंगे। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो Q1 FY26 में करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स आए हैं सामने, जो इंडिया के लिए $2.4 बिलियन रहे। पिछले साल के सेम क्वार्टर के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर्स वर $8.6 बिलियन। तो पिछले साल के मुकाबले तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन हम Q4 से भी इसको कंपेयर करेंगे। सो 0.2% रहा। इन अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बात करें तो दिस करंट अकाउंट डेफिसिट वाज 0.2% ऑफ जीडीपी इन द फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो Q4 था, Q4 ऑफ FY25, तब करंट अकाउंट सरप्लस था ऑफ $13.5 बिलियन, क्योंकि एक्सपोर्ट रिलेटेड मार्केट जो था वो that had done very well in Q4 of FY25। जो नेट सर्विसेज रिसीट्स है तो वो इंक्रीज हुए टू $47.9 बिलियन फ्रॉम $39.7 बिलियन। तो ये जो भी चीज़ें इंडिया बेचता है उससे इंडिया को जो मिलता हुआ रेवेन्यू है उसका ये फिगर है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों ही चीज़ें आती है। तो सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया के बड़े हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, मेनली बिजनेस सर्विसेज और कंप्यूटर सर्विसेज में, जिस वजह से इंडिया के नेट सर्विसेज रिसीट जो है वो बढ़ गए हैं इस क्वार्टर में। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इनफ्लो दिखा है, नेट इनफ्लो ऑफ $5.7 बिलियन इन Q1 ऑफ FY26 कंपेयर टू नेट इनफ्लो ऑफ $6.2 बिलियन एक साल पहले। तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो इनफ्लो आया उसके मुकाबले इस साल थोड़ा सा कम आया है फ्रॉम एफडीआई पर्सपेक्टिव। एफपीआई इनफ्लो की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहां पर नेट इनफ्लो $1.6 बिलियन का रहा Q1 में, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में नेट इनफ्लो $0.9 बिलियन का था। तो एफपीआई में थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें दिख रही है पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन। आगे बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो नंबर्स की। राइट, ऑटो नंबर्स सामने आने लगे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। जो ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो मेनली ये 4 व्हीलर पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट काफी सबड्यूड रहे। उसका रीजन है कि जीएसटी इशू पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं सारे कस्टमर्स। अगर कार्स पर जो करंटली 28% जीएसटी लगाया जाता है, अगर कंज्यूमर्स को पता चले कि शायद गवर्नमेंट यहां पर ये जीएसटी कम करने की बात कर रही है, तो क्यों अभी परचेज करें, एक बार इस पर क्लैरिटी आए उसके बाद ही परचेजिंग हो। इसी वजह से ऑटो नंबर्स ओवरऑल सबड्यूड नजर आए। सबसे पहले हम 4 व्हीलर्स के नंबर्स की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी के टोटल नंबर्स 8% से घट गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी नंबर्स घट गए हैं बाय 9%। बट ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये होलसेल वॉल्यूम्स है, यानी कितने डिस्पैच कंपनी डीलरशिप को कर रहा है, तो उसमें 9% का डिक्रीज है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। लेकिन जो वाहन रजिस्ट्रेशन है, यानी डीलर्स से जो कस्टमर्स के पास वॉल्यूम्स जा रहे हैं, उसमें स्टिल द नंबर्स आर स्ट्रांग। रिटेल सेल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा के 7.4% से ग्रो हुए हैं, जो एक अच्छा नंबर है ऐसे टाइम पर जहां पर ऑटो इंडस्ट्री ओवरऑल इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया है सारी कंपनीज के लिए। टाटा मोटर्स के लिए ईवी का जो सेगमेंट है दैट ग्रू बाय 44%। ओवरऑल नंबर्स सबड्यूड ही रहे पैसेंजर व्हीकल्स के लिए।
अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है यहाँ पर टू व्हीलर्स के लिए। टीवीएस मोटर्स के वॉल्यूम 31% से बढ़ गए हैं इस मंथ में, एंड आइशर मोटर्स के वॉल्यूम 55% से बढ़ गए हैं अगस्त मंथ में कंपेयर टू अगस्त ऑफ द लास्ट ईयर। ईवीज की बात करें तो यहाँ पर ये मार्केट अभी करंटली नेसेंट स्टेज पर, एक छोटे स्टेज पर होने की वजह से अगेन मार्केट शेयर में चेंजेस काफ़ी तेजी से एंड काफ़ी क्विक होते। तो अब इस मंथ में नंबर 1 स्पॉट ईवी के सेल्स में टीवीएस मोटर्स ने लिया है, बट ओला हैज़ कम बैक अगेन टू सेकंड नंबर स्पॉट। तो ओला कुछ महीनों से काफ़ी ड्रॉप होने लगा था, बट दे हैव अगेन कम बैक टू सेकंड स्पॉट। इसके अलावा और भी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिस वजह से ओला का स्टॉक हैज़ बीन गोइंग अप इन द रिसेंट टाइम्स, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। सो नंबर 2 स्पॉट पर ओला आया है। बजाज ऑटो का मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया है फ्रॉम 20% टू 10% विद इन अ सिंगल क्वार्टर। तो बिकॉज ये मार्केट छोटा है, ऐसी मूव्स यहाँ पर होती रहती है। बजाज ऑटो वॉज 5th हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ द ईवी सेल्स जो इस मंथ में हुए। नेक्स्ट बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजीज की। इसका स्टॉक कल 7-8% से कल ऊपर रहा। उसका मेन रीजन था मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू जहां पर उन्होंने ये बताया है कि दे आर टारगेटिंग 1500 करोड़ फ्रॉम सेमीकंडक्टर बिजनेस, रेवेन्यू ऑफ 1500 करोड़ फ्रॉम सेमीकंडक्टर बिजनेस बाय FY 28। कंपनी की मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि शायद वो ये टारगेट एक्सीड भी कर जाए, एंड उनके जो एमडी है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स है फॉर दी सेमीकंडक्टर स्पेस वो इसी साल होने वाले हैं एंड इन फाइनेंशियल ईयर 27, जिसकी फर्स्ट फेज ऑलरेडी कवर कर रही है लेगेसी पैकेजिंग एंड वायर बॉन्डिंग बिजनेस में। उन्होंने ये भी ऐड किया कि वो अब एडवांस पैकेजिंग रिलेटेड चीज़ों में भी काम करने लगेंगे, इवन बियॉन्ड व्हाट वाज अर्लियर थॉट। तो अर्लियर उनका यही टारगेट था कि 1500 करोड़ का रेवेन्यू वो करेंगे बाय FY 28 इन जस्ट सेमीकंडक्टर बिजनेस, जो बिजनेस अब तक शुरू भी नहीं हुआ है कंपनी के। बट उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि दे माइट गो अहेड ऑफ दिस टारगेट एज वेल। तो ओसैट यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, इस बिजनेस मॉडल को वो इंटीग्रेट करने की कोशिश अभी कर रहे हैं। उनकी नई फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश हुई है करंटली इन साणंद एंड चेन्नई, जिससे सेमीकंडक्टर के ऑफरिंग्स को वो लेवरेज करेंगे यूजिंग देयर ईएमएस एक्सपर्टीज, जिस बिजनेस में वो काफ़ी समय से ऑलरेडी है। ओसैट बिजनेस पर कंपनी के जो एमडी है उनका यही कहना था कि सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है एज अर्ली एज दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी FY 26 में ही एक्सपेक्टेड है। पायलट प्लांट इज रेडी एंड प्रोक्योरिंग सैंपल्स फॉर अप्रूवल, ये स्टेज करंटली ऑलरेडी जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि FY 27 में उनका टारगेट है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो 25% बन जाए ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जो करंटली 20% से कम है थोड़े। एंड FY 30 तक कंपनी का टारगेट है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 1800 से 2000 करोड़ तक पहुंच जाए। तो ये टारगेट्स कंपनी ने सेट कर दिए हैं, जो मार्केट को लगा कि इट सीम्स लाइक अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड इसलिए उनका स्टॉक भी कल ऊपर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉइश बैंक के बारे में, जिन्होंने अपना इंडिया का रिटेल बुक जो है वो ब्लॉक पर डाल दिया, यानी दे आर ट्राइंग टू सेल देयर रिटेल बुक। तो 4 साल बाद आफ्टर सिटी बैंक डिसाइडेड टू एग्जिट द रिटेल ऑपरेशंस इन इंडिया, एक और फॉरेन बैंक सीम्स टू गो ऑन द सेम रोड। डॉइश बैंक ने भी सेम चीज करनी चाहिए एज पर सम ऑफ द रिपोर्ट्स, ऑल्दो कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन अब तक डॉइश बैंक से आना बाकी है। तो बैंक की जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक डॉइश बैंक विल एग्जिट द रिटेल ऑपरेशंस इन इंडिया, एंड उन्होंने एक्चुअली 3 मेजर प्राइवेट बैंक्स को अप्रोच किया, बट अब तक ये बैंक्स ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं है टू टेक ऑन देयर रिटेल बुक। तो लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ की ये रिटेल बुक मानी जाती है डॉइश बैंक के इंडियन रिटेल असेट्स, जो कोई क्रिटिकल मास नहीं है, एंड इसको ज़्यादा सूटर्स भी करंटली मिल नहीं रहे। और तो जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है वो लगभग $2 बिलियन का उनका है इंडिया में, एंड जो मच ऑफ दी रिटेल लोन्स है दे आर कंसिडर्ड टू बी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट। तो इसमें एक हैरानी वाली बात यह है कि नवंबर मंथ में लास्ट ईयर डॉइश बैंक का जो जर्मन पेरेंट कंपनी है उन्होंने लगभग 5,000 करोड़ और इन्फ्यूज किए इंडिया के बैंकिंग आर्म में, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल एलोकेशन प्लान्स ऑफ द बैंक इन रिसेंट टाइम्स। तो ये बैकग्राउंड देखते हुए एक ही साल के अंदर कंपनी अपने रिटेल ऑपरेशंस बंद कर रही है। मे बी इट्स अ डिसीजन टू कट आउट सम ऑफ द लॉसेस, बट इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि कुछ कैपिटल उन्होंने रिसेंटली ही विद इन द लास्ट 12 मंथ्स उन्होंने बैंक में इन्फ्यूज किया, बट स्टिल नाउ दे आर पुलिंग आउट ऑफ द कंट्री फ्रॉम देयर रिटेल ऑपरेशंस। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो सितंबर मंथ शुरू हो गया है। अब सितंबर मंथ क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ट्रेडिशनली सिर्फ यूएस स्टॉक्स के लिए ही नहीं बट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए ये एक ऐसा मंथ है विच हैज हिस्टोरिकली नेवर डन वेल फॉर द मार्केट्स। और ये बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ है, क्योंकि पिछले 100 साल का अगर हम डेटा देखें तो
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम सैम्पल साइज बढ़ाएंगे तो हमें स्टैटिस्टिकल जो चीज़ें हैं वो एवरेज आउट होती हुई दिखती है। बट ये एक ऐसी एनोमली है जो इतने साल के सैम्पल्स के बाद भी जो है वो निगेट होती हुई नहीं दिखती। अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज यूएस मार्केट्स के रिटर्न्स सितंबर मंथ ऑफ एवरी ईयर रहे हैं -0.86%। -0.8 लगभग -1 के आसपास है। और किसी भी मंथ में ये एवरेज जीरो से नीचे नहीं है। बाकी सारे 11 मंथ्स में ये पॉजिटिव है एंड सितंबर मंथ में इट इज ऑलमोस्ट -1%। इवन मीडियन रिटर्न्स अगर हम देखें तो वो भी नेगेटिव है ओनली फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। द नेक्स्ट लीस्ट मंथ इज फेब्रुवरी जहां पर एवरेज रिटर्न 0.36 होते। तो सेकंड लोएस्ट इज 0.36, whereas द लोएस्ट इज -0.86 जो सितंबर के मंथ में रहे हैं। तो इससे कोई कंक्लूजन या फिर इससे कोई मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन करने की कोशिश नहीं करने वाला। ये जस्ट एक क्वर्की स्टैटिस्टिक है कि कैसे इंस्पाइट ऑफ सच अ लार्ज सैंपल साइज हमें अभी भी दिखता है कि सितंबर मंथ हैज समहाउ हिस्टोरिकली नेवर डन वेल फॉर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स इन जनरल। तो इसी के साथ हमारे आज की ये न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए एंड वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।